बहू, हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का रिवाज नहीं है। राघव, बताओ ना, हम हनीमून पर कहाँ घूमने चले? रिया ने पूछा। हम हनीमून पर कुछ समय बाद चलें तो कैसा रहेगा? अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हमें खर्च नहीं करने चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। हनीमून पर तो हम कभी भी जा सकते हैं, राघव ने रिया को समझाते हुए बोला। हनीमून शादी के बाद ही जाया जाता है, रिया ने कहा। माँ कह रही थी कि शादी के बाद हमें कुल देवी के मंदिर जाना है और फिर वहाँ से हम माँ के ननिहाल चलेंगे। इन सब कामों में ही लगभग 15 दिन निकल जाएंगे। मेरे पास ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हैं। हनीमून हम फिर कभी प्लान कर लेंगे, राघव ने कहा। रिया की राघव से लव मैरिज हुई थी और ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज। उसने बात को न बढ़ाना ही ठीक समझा। बहू, कल हम बनारस जा रहे हैं, अच्छे से पैकिंग कर लेना। अच्छी भारी वाली साड़ियाँ और शादी का जोड़ा जरूर रख लेना, सासू जी ने समझाते हुए कहा। तेरी पैकिंग हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आकर देखूंगी, रिया की सास ने बोला। रिया ने पैकिंग कर ली। तभी उसकी खास सहेली मेघा का फ़ोन आया। जब उसने सारी बात सुनी तो बोली, तू फिक्र क्यों करती है? बनारस से कुछ किलोमीटर दूर ही एक सुंदर सा रिसोर्ट भी है। तू राघव से कहकर बुकिंग करा ले। 3-4 दिन तुम दोनों अपना हनीमून वहीं मना सकते हो। आने जाने का समय और खर्चा भी बच जाएगा। बहुत ही सुंदर शांत जगह है। मेघा ने बात सुनकर रिया खुश हो गई। तभी अचानक से सासू जी कमरे में आई और बोली, बता दे ने के क्या क्या रखा है? रिया एकदम से सका पका गई। मतलब? रिया ने पूछा। सासू जी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए उसकी अटैची खोली। हे राम, ये सलवार सूट क्यों रख ली? और ये मैक्सी? हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनते हैं। कमरे से बाहर बिना साड़ी के नहीं निकलना है। और सर पर पल्लू क्यों नहीं है? तुम हमारे यहाँ हमेशा बड़ों के सामने सिर पर पल्लू रखना चाहिए। ऐसा कहकर सासू जी ने कि अटैची से साड़ी के अलावा बाकी सब सामान बाहर निकाल दिया। रिया ने कहा, माँ जी, मैं सोच रही थी कि बनारस में सबसे मिलने के बाद हम दोनों कुछ दिनों के लिए वहीं पास में घूमने चले जाएंगे। क्या घूमने? मतलब क्यों? सासू जी ने गुस्से में पूछा। जी वो हनीमून पर, रिया ने धीरे से बोला। हनीमून पर? बहू, तुझे राघव ने बताया नहीं कि हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का रिवाज नहीं है? हनीमून पर जाने का रिवाज? रिया ये सुनकर हंस पड़ी। उसे लगा उसकी सास शायद मजाक कर रही है। देख, तुझे हमारे यहाँ रीति रिवाजों को मानना ही पड़ेगा। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने सास ससुर के पास उनकी सेवा करने के लिए ही रुक गई थी। हम दोनों पहली बार तब घूमने गए थे जब राघव और मयंक दोनों बहुत छोटे थे। पर माँ जी, अब तो हनीमून पर सभी जाते हैं, रिया ने कहा। देख बहू, सब जाते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का रिवाज नहीं है। तुम्हारी कास्ट में जाते होंगे। अब इस घर की बहू हो, तुम्हें यहाँ के कायदे कानूनों को मानना ही पड़ेगा, सासू माँ ने सख्ती से कहा। रिया समझ गई कि राघव बहाने क्यों बना रहा था, पर उसे अपनी माँ की बात याद आई। वह किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहती थी। चुपचाप सासू माँ के कहे अनुसार साड़ियाँ रख ली। अगले ही दिन राघव, रिया, सासू जी, ससुर जी और देवर पंचन कार से कुल देवी के मंदिर रवाना हो गए। सासू माँ पीछे की सीट पर राघव और रिया के बीच में बैठी थी। आगे की सीट पर ससुर जी और देवर का चला रहा था। माँ जी, आपको शायद बैठने में परेशानी हो रही हो, आप मेरी खिड़की वाली जगह पर बैठ जाइए, धीरे से रिया बोली। नहीं, तुम्हारे पापा जी को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दोनों पास पास बैठो, सासू माँ ने आंखें दिखाते हुए धीरे से कहा।
रिया को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। वह खिड़की से बाहर देखने लगी। राघव, वह देखो, एक मोटरल है, क्यों ना हम वहाँ से कुछ चिप्स वगैरह ले ले? रिया ने पूछा। राघव ने कुछ जवाब नहीं दिया। बहू, हम सब खाने पीने का सामान लेकर चले हैं और तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। तुम्हारे पापा जी को ये सब अच्छा नहीं लगता है, सासू माँ ने धीरे से कहा। रिया ने देखा राघव चुपचाप मुंह घुमाकर खिड़की से बाहर देख रहा था। रिया को कुछ समझ में नहीं आया। अपने पति से बात भी नहीं कर सकती, सोचकर ही रिया रूहसी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने सासू माँ से ही थोड़ा हल्का फुल्का हंसी मजाक करने की कोशिश की, पर सासू माँ का रूखा व्यवहार देखकर चुप हो गई। उसने अपने सपने में भी ऐसी परिस्थितियों की कल्पना भी नहीं की थी। सफ़र थोड़ा लंबा था और रिया हमेशा से हंसमुख व बातूनी स्वभाव की लड़की थी, जो ज़्यादा देर चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने सासू माँ से उनके ननिहाल और वहाँ के लोगों के बारे में पूछना शुरू किया। सासू माँ का चेहरा खिल उठा। शायद अब उन्हें ये बात अच्छी लग रही थी। उन्होंने बड़े चाव से अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया। हम बनारस सिर्फ एक दिन रुकेंगे, उसके बाद हम राघव के ददिहाल जाएंगे, ससुर जी ने कठोरता से कहा। ददिहाल कहाँ है पापा जी? रिया ने उत्साह से पूछा। ससुर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सासू माँ की तरफ आंखें दिखाते हुए देखा। सासू जी ने रिया का हाथ दबाकर कहा, ऐसे ससुर जी से बात नहीं किया करते, चुप रहो। रिया भारी साड़ी में पल्लू डालकर बैठी थी और बहुत थक गई थी और असहज महसूस कर रही थी। उसने सासू माँ से धीरे से कहा कि क्या हम कुछ देर के लिए कार से उतर सकते हैं? सासू माँ ने कहा, बस कुल देवी का मंदिर अभी आने वाला है, कुछ देर और इंतज़ार करो। शाम होने को थी। भूख के मारे रिया की जान निकल जा रही थी, पर सफ़र से पहले ही सासू जी समझा दिया था कि जब तक कुल देवी के दर्शन नहीं कर लेते हम कुछ खा नहीं सकते। कुल देवी का मंदिर बहुत ही छोटा सा एक शांत जगह पर नदी के किनारे था। ऐसा लग रहा था मानो बनारस की घाट पर ही पहुंच गए हैं। वहाँ की शांति वह खूबसूरती देखकर रिया खुश हो गई। वह राघव से बात करना चाहती थी, पर वह तो जैसे उसे से नज़र चुरा रहा था। वह अपने पिता और भाई के साथ ही रहता था। रिया सुन, पीछे कमरे में जाकर अपना लहंगा पहन लेना, दर्शन करना है, सासू माँ ने कहा। लहंगा सुनकर जैसे रिया घबरा सी गई। और क्या करती? भारी लहंगा पहनकर सबने कुल देवी के दर्शन किए। वहाँ के पंडित सास ससुर के जानकार थे। सासू माँ, देवर, ससुर जी और राघव पंडित जी के पास बैठ गए। रिया भी आने लगी तो सासू माँ ने कहा, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, हम कुछ बातें करके आते हैं। रिया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसको बाहर भेजा जा रहा है। वह अकेली मंदिर की सीढ़ियाँ उतरते हुए नदी किनारे घाट पर आ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नदी की लहरें घाट से टकरा रही थी। सूरज अस्त हो रहा था। आसमान नारंगी लाल रंग से नहाया हुआ था। बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण था, पर ना जाने क्यों रिया के मन में बहुत उदासी थी। वह बहुत ही तन्हा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे राघव उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। तभी उसने घाट पर कबूतरों का झुंड देखा। कबूतर दाना खा रहे थे। रिया लगभग दौड़ती हुई वहां गई। सभी कबूतर फड़फड़ाकर उड़ने लगे। रिया ने अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा। अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा महसूस किया जैसे किसी पिंजरे से आज़ाद हो गई हो। ठंडी हवाओं में उसके बाल लहरा रहे थे। उसका दुपट्टा हवा से उड़ गया, पर मानो रिया को तो कुछ होश ही नहीं था। अभी वह एक आज़ाद पंछी की भांति महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों?
शादी से पहले वह खुश हंसी और ऐसा ही महसूस करती थी, पर ससुराल में इस तरह के अजीब व्यवहार और रिवाज देखकर उसे लगा मानो उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया हो, जहां उसके हंसने, बोलने, चलने, बात करने और यहाँ तक कि खाने और सोने पर भी रोक टोक थी। रीति रिवाजों के नाम पर उसे बांध दिया जाता। सबसे ज़्यादा दुख उसे राघव से था। राघव से उसने लव मैरिज की थी, पर शादी के बाद वह अचानक से यूं बदल जाएगा सोचा भी नहीं था। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। रिया ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। उसे याद आया कि जब एक इंटरकास्ट मैरिज की जाती है तो ससुराल वालों की उम्मीदें असीमित हो जाती है। उसे रीति रिवाजों के नाम पर से बांध दिया जाता है, पर यहाँ कुछ अति हो रही है। आज उसे शायद परिवार का एक सदस्य भी नहीं समझा गया, इसीलिए उसे सबके साथ बैठने नहीं दिया गया। उसे का कितना मन था कि वह शादी के बाद वह राघव के साथ कहीं घूमने जाए, दोनों एक साथ समय बिताए, ढेर सारी बातें करें। पर शादी के बाद से अब तक उसकी राघव से ठीक से बात तक भी नहीं हो पा रही थी। राघव ज़्यादा देर कमरे में रुकता भी नहीं था। अगर रुकता तो सासू माँ की आवाज़ आती, अरे राघव क्या कर रहा है। उसे किसी ना किसी बहाने से बाहर बुला लेती। सास ने रिया को समझाया, हमारे यहाँ पर सब के सामने पति से बात नहीं करते और सास ससुर के सामने बैठते भी नहीं हैं, साथ में खाना भी नहीं खाते हैं। ये सब रिया को बहुत ही अजीब लग रहा था। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, ऐसे कैसे खड़ी हो। सासू जी की कड़क आवाज़ सुनकर रिया जैसे नींद से जागी। जल्दी से उसने अपना दुपट्टा संभाला। सब लोग ननिहाल पहुँचे। रिया ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी ने रिया की तारीफ की। सासू माँ ने उसे पहले ही समझा दिया था कि हमारे यहाँ पर बहुएं ज़्यादा बात नहीं करती हैं। रिया बिल्कुल चुप थी। जैसे सासू माँ कह रही थी वैसे वैसे करती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह एक कठपुतली हो। राघव के ममेरे भाई की पत्नी ने रिया से कहा, भाभी जी आप मेरे कमरे में आकर सो जाइए, मम्मी जी लोग दूसरे कमरे में सोएंगे और राघव भैया इनके साथ सो जाएंगे। सिया को बहुत आश्चर्य हुआ, पर वह कमरे में आ गई। आपका नाम पूछ सकती हूँ? रिया ने धीरे से पूछा। आशा। तुम मुझे आशा भाभी जी कह सकती हो, रिया ने कहा। मुझे चेंज करना है, और अपने सूटकेस से सलवार सूट निकालने लगी जो उसने बाद में सासू माँ से छिपा कर अटैची में रख दिया था। रिया भाभी अगर भुआ जी ने देख लिया तो बहुत नाराज होगी। मैं आपको हल्की साड़ी देती हूँ, आप उसे पहन लीजिए। रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। रात को सोते समय भी मैं अपने आराम के अनुसार कपड़े नहीं पहन सकती, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। रिया ने पूछा, एक बात पूछूं आशा भाभी जी, आप अपने हनीमून पर कहीं गई थी क्या? हम शादी के कुछ महीनों बाद इनके एक दोस्त के यहाँ शादी में गए थे और वहीं से हम 2 दिन के लिए पास में ही माउंट आबू चले गए थे। तुम इस हनीमून कह सकती हो? रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। आशा भाभी समझ गई थी कि रिया के मन में क्या चल रहा है। उसने कहा, तुम लोगों को जब भी मौका मिले राघव भैया से बात करना और घूमने चले जाना। अगले दिन सुबह सुबह आशा भाभी ने रिया को जगाया। रिया भाभी जल्दी तैयार हो जाओ, नहा धोकर बुआ जी आती ही होगी। रिया ने समय देखा, अभी तो 5 ही बजे थे। क्या कहती? तैयार होने चली गई। 6 बजे करीब सास जी ने दरवाज़ा खटखटाया। रिया को तैयार देखकर खुश हो गई। बोली, हम 1 दिन और यहीं रुकेंगे। राघव के ददीहाल में अभी नहीं जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद जाएंगे, पापा जी ने कहा है। रिया को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। वह राघव से बात करना चाहती थी, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। उसने आशा भाभी से
अपने मन की बात कही। आशा भाभी ने राघव को बुलाया। रिया ने हनीमून पर जाने का प्लान बताया। राघव ने कहा, मम्मी पापा मना कर देंगे। आशा भाभी बोली, क्यों ना हम लोग भी चलते हैं, तब तुम दोनों को मना नहीं करेंगे। कल उन लोगों को वापस लौटने दो, तुम लोग यहीं रुक जाओ। रिया ने बहुत उम्मीद भरी नज़रों से राघव की ओर देखा। राघव ने सिर हिला कर सहमति जताई। रिया मानो खुशी से उछल पड़ी, पर बात इतनी भी आसान नहीं थी। आशा भाभी ने एक उपाय बताया। माँ, मैं सोच रहा था कि हम लोग यहीं रुक जाते हैं और बड़ी बुआ जी के यहाँ भी मिल आते हैं। 3-4 दिन में हम वापस आ जाएंगे। राघव ने अपनी माँ से धीरे से कहा। उसे पता था कि माँ अपनी बड़ी ननद के यहाँ जाने से कतराती है और पापा तो अपनी बहन के यहाँ पर बिन बुलाए जाते ही नहीं, क्योंकि वह खुद को लड़की वाले ऐसा मानते हैं। ऐसी उनकी सोच है। अगले दिन सास ससुर और देवर वापस घर को रवाना हो गए। राघव ने बड़ी बुआ जी के यहाँ फ़ोन करके कहा, अचानक से उसे अपनी कंपनी में ज़रूरी काम आ गया है तो वह रिया को लेकर नहीं आ पाएगा। रिया बहुत खुश थी। ये एक तरह का गेट टुगेदर था। आशा भाभी जी के 3 नटखट बच्चे भी थे, पर फिर भी वह खुश थी कि राघव के साथ आसानी से बात कर पा रही थी, हंस रही है। इसे हनीमून तो नहीं कहा जा सकता। इतने में ही राघव के मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन पर सासू माँ थी। बुआ जी क्या पहुँच गए क्या? नहीं माँ, अचानक से ऑफिस से फ़ोन आ गया था, मैं सीधे वहीं जा रहा हूँ। 4 दिन बाद हम लौट आएंगे। राघव की शक्ल की और उड़ी रंगत देखकर रिया समझ गई थी कि राघव को अच्छी डांट पड़ रही है, पर अब सासू माँ के बस में कुछ नहीं था। प्यार के 2 पंछी हनीमून पर जाने के लिए उड़ गए थे। हनीमून तो एक बहाना होता है जिसमें एक नए रिश्ते में बंधे पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, दोस्त बनते हैं, हम सफ़र से हम कदम बनते हैं, साथी बनते हैं। आखिर में रिया ने हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का रिवाज नहीं है, इस रिवाज को एक मीठे से झूठ से बदल ही दिया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।